हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो भी कल हमने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो हमारा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। जो भी सबसे पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा था वो था हमारा टाइडल वॉल्यूम टीवी, जो कि था हमारा 500 मिलीलीटर। इसके बारे में आपको बताना है कि इसे कहते क्या है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं। दूसरा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तब होती है जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, और इसकी वैल्यू जो भी थी वो 2500 से लेकर के 2500 से लेकर के 3000 मिलीलीटर थी। उसके बाद आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ERV के नाम से जानते हैं। जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, और वो 1000 से लेकर के 1100 की रेंज में आती है। और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो थी रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वैल्यू होती है जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में रह जाती है, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम जो भी होती है वो 1100 से लेकर के 1200 मिलीलीटर होती है, एज यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है। और अगर हम इन वॉल्यूम को डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम के साथ अगर हम मगअप कर देते हैं या फिर हम एडअप कर देते हैं तो हमें कैपेसिटीज मिल जाती हैं, जो कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में या फिर डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर डिटेक्ट करने में और साथ ही साथ उनके प्रिवेंशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जिसमें से सबसे पहला जो भी था वो हमारा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो भी होती है वो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी है वो पर्सन इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। मीन्स हम लोग टीवी ले सकते हैं जो कि हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है या फिर एक्सपिरेशन होता है, और साथ ही साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी एयर जो भी है वो पर्सन एक्सपायर कर सकता है, वो जो भी है वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर आती है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर आपको याद हो तो मैंने 1700 के आसपास कल आपको बोली थी। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद पर्सन कितनी एयर एक्सपायर कर पा रहा है वो जो भी है वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। दैट मीन्स उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, एक तो टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड होगी जो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को बताती है, और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन को बताती है। उसके बाद जो भी आता है वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्स नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इज नोन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी है वो हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर आती है। जिसमें सबसे पहली होती है रेसिडुअल वॉल्यूम जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में इंटैक्ट रहती है, और दूसरा जो भी होता है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा लास्ट इसमें फोर्थ पॉइंट होता है वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम लोग VC के नाम से जानते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी है एक पर्सन ब्रीथ कर पाता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसे हम वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले तो टीवी आएगी जो कि हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, दूसरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है, हम फोर्सफुली अपनी विल पावर का यूज कर कितनी एयर को अपने लंग्स के अंदर भर पा रहे हैं, और दूसरा जो भी होता है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स हम अपनी विल पावर का यूज कर फोर्सफुली कितनी एयर जो भी है वो अपने लंग से बाहर निकाल पा रहे हैं। ये सारी की सारी जो भी हैं वो वाइटल कैपेसिटीज के अंदर आती हैं। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग की कुल अवसत या फिर हमारे लंग की कुल कैपेसिटी, कितनी क्षमता है एयर को भर पाने की, वो जो भी है वो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आती है, जिसका शॉर्ट फॉर्मूला जो भी था वो हमारा था वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या आ रहा था हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल जो भी अमाउंट बन रहा था एयर का वो हमारा बन रहा था 6000 मिलीलीटर। दैट मीन्स ऑन एन अप्रॉक्स हमारे लंग की जो भी वाइटल कैपेसिटी, जो भी हमारी टोटल कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स की, नॉट वाइटल कैपेसिटी, जो भी हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है वो 6000 मिलीलीटर होती है। इंस्टेड जो भी वाइटल कैपेसिटी होती है वो 4500 मिलीलीटर होती है, राइट। और उसके ऊपर जो भी हमने वैल्यू लिखी है वो 2200 से लेकर के 2500, ये जो भी है वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की दी गई है। और उसके ऊपर नॉट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये जो भी है वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बताया गया है। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो भी है जो यहाँ पे मिस आउट हो गया है वो थी हमारी 1700 के अप्रॉक्स, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो भी होती है वो होती है 3500 मिलीलीटर के आसपास। तो ये जो भी पॉइंट है वो आपको, आई होप कि आपको रिकॉल हो गए होंगे और आपने एक बार पढ़ लिया होगा। आइए इसे हम लोग एक बार फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं कि ये जो भी फंक्शनल कैपेसिटीज होती हैं ये फ्लो चार्ट में किस तरह से शो होती हैं, या फिर हम कैसे डिटेक्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट देकर कि लंग्स की कौन सी कैपेसिटी कितनी जा रही है। अगर हम एक नॉन एन एवरेज लेते हैं 3 से 4 की, अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो ये जो भी वॉल्यूम है ये एक नॉर्मल इंस्पिरेशन को बता रही है। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं फिर एक्सपायर कर रहे हैं, ये जो भी ट्रस्ट और ट्रफ है, एक बार इंस्पिरेशन हो रहा है और दूसरी बार एक्सपिरेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये जो भी इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो टाइडल वॉल्यूम आ रही है, जिसे हम लोग V1 के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। और फोर्सफुल अगर हम ऊपर जाते हैं तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एयर को अपनी विल पावर का यूज कर अपने लंग्स के अंदर फिल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन किस में जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है।
और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो फिर हम उस एयर को जो भी अपने लंग्स से आउट करते हैं, और उसके बाद ये जो भी रेंज है ये एक नॉर्मल एक्सपीरेशन की रेंज है, और उसके बाद फिर से हम अपने विल पावर का यूज करके फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर। उसके बाद अगेन ये जो भी कस्ट और टफ दिखाया गया है, ये जो भी ऊपर वाला है ये हिस्सा बताता है कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, और ये डाउन हिस्सा बताता है कि हम नॉर्मल एक्सपीरेशन कर रहे हैं, राइट। ये जो भी वॉल्यूम है वो नॉर्मल एक्सपीरेशन वाली वॉल्यूम है, पर यहाँ से यहाँ तक जो भी एयर हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी अपने लंग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो एयर किस में जाती है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। और अब आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम की जो रेंज है कितने मिलीलीटर से कितने मिलीलीटर तक रेसिडुअल वॉल्यूम्स होती हैं, राइट। अभी तक कि हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स को पढ़ा। अगर हम इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स को डिफरेंट डिफरेंट रेंज में प्लस करते हैं या फिर मगअप कर देते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी कितनी एयर जो भी है वो हमारे नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में फिलअप हो सकती है या फिर आ सकती है एटमॉस्फेयर से, वो जो भी है वो बताता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। वो रेंज जो भी है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को मेंशन करती है, जिसमें से जिसके अंदर जो भी आता है वो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और टाइडल वॉल्यूम आता है। दैट मीन्स अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं वो 3500 मिलीलीटर जो भी है वो ऑन एन अप्रॉक्स एयर जो भी है वो हमारे लंग्स में रहती है, या फिर वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर आती है। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद पर्सन कितनी एयर को जो भी है वो अपने लंग्स से बाहर निकाल सकता है, एक्सपायर कर सकता है, वो जो भी है वो हमारी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के अंदर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर आती है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है कि हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, दैट मीन्स टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। यहां से लेकर के यहां तक जो भी है वो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, जैसे यहां पे ये मेंशन किया गया है। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिल जाती है, और इसकी ऑन एन अप्रॉक्स जो भी वैल्यू होती है वो 4500 मिलीलीटर होती है। पर टोटल लंग कैपेसिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी में भी हम रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है, कुल क्षमता कितनी है, वो जो भी है वो टोटल रेसिडुअल वो जो भी टोटल वॉल्यूम है वो टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानी जाती है, और ये जो भी होती है ऑन एन अप्रॉक्स 6000 मिलीलीटर होती है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रह गया वो तो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। मींस एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में इंटैक्ट रह जाएगी वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर आता है, जो कि ऑन एन अप्रॉक्स 3500 के आसपास था, जिसके अंदर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों अगर वॉल्यूम्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आई होप ये जो भी चार्ट है वो आपको अंडरस्टूड होगा और आपको इस बारे में पता होगा कि इस चार्ट को देखकर, अगर इस चार्ट से रिलेटेड वैसे तो क्वेश्चन आए नहीं है, पर इस चार्ट से आपको देखकर आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी रेंज हमें क्या बताती है और किन किन डिफरेंट वॉल्यूम्स को ऐड कर हम कैसे किसी भी कैपेसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट को पूरा होने के बाद जो भी हमारा टॉपिक आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ब्रीदिंग प्रोसेस जा रही थी, अब कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड, उसके बारे में समझाया गया है। द टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, जब भी मैंने एक्सपायरेटरी ट्रैक या फिर ब्रीदिंग ट्रैक के बारे में बताया है, तो एल्वियोलाई आर द ट्रू साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा या फिर जिस भी जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा वो जगह कौन सी कहलाएगी, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑफ कोर्स जो भी एक्सचेंज ऑफ ब्लड है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ऑक्सीजन को लेकर जाएगा टिश्यू के पास, वो ऑक्सीजन वहां पर देगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो ब्लड के अंदर दोबारा से डाली जाएगी, और वो ब्लड जो भी है वो दोबारा से लेकर के उसे लंग्स के पास आएगा ताकि उसका ऑक्सीजनेशन कराया जा सके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो कि टिश्यू से आ रहा होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो प्राइमरी साइट होती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी में दो जगह पर होता है, एक तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। जब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में डाला जाता है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकालकर ब्लड में डाला जाता है। बट जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी है हमारा ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ब्लड में डाली जाती है और ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाती है और टिश्यू में दे दी जाती है, ताकि आगे की कैटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस आगे कंटिन्यू करी जा सके और एनर्जी प्रोडक्शन और दूसरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो
जो भी है वो कंटिन्यू हो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर दी एक्सचेंज इन दी साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बोला हुआ है कि जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हीं का ही एक्सचेंज होता है। मैं तो स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ। और दूसरा किस भी हाफ पे एक्सचेंज होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस पे। और सिंपल डिफ्यूजन में भी उनके प्रेशर ग्रेडियंट का यूज कर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो भी है प्रेशर ग्रेडियंट का यूज कर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज करके फ्रॉम हायर टू लोअर जो भी गैसेज है वो मूव करती हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द डिफ्यूजन्स are also some important factor that can affect the rate of diffusion। that means क्या गैस की solubility है, रेंज क्या है गैस के soluble होने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द solubility ऑफ द गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या solubility है गैस की और क्या थिकनेस है मेम्ब्रेन की, इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा कि जो भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो होगा। द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो भी होता है वो solubility ऑफ द गैस। दो इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट यहाँ पे देके रखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जो भी सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस है उसके बारे में, और दूसरा हमें पॉइंट ये बोला गया है कि थिकनेस ऑफ अ मेम्ब्रेन। इन दोनों के बिहाफ पर ही डिपेंड होता है कि जो भी गैस है कितनी तेजी में सिंपल डिफ्यूजन दिखाएगी या फिर कितना स्लो डिफ्यूज होगी। इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। और रेट ऑफ डिफ्यूजन के अफेक्ट होने की वजह से ही कितनी स्पीड में या फिर कितना स्लो कितना तेज जो भी गैस है वो डिफ्यूज होगी एल्वियोलाई से ब्लड में या फिर ब्लड से टिश्यू में, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके बुक में मेंशन किए गए हैं। और वो कैसे डिफ्यूज होती हैं, सिंपल डिफ्यूजन का हेल्प करके। द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो भी प्रेशर होता है एक इंडिविजुअल गैस एक्सर्ट करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स एक हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ना ही प्योर ऑक्सीजन है और ना ही प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो स्पेसिफिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर कितना प्रेशर ऑक्सीजन एक्सर्ट कर रही है, इसे हम लोग पार्शियल प्रेशर के नाम से जानेंगे और उसे हम लोग मेंशन करेंगे PO2 के नाम से। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के नाम से जानेंगे। या फिर कितना प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट कर रही है उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानेंगे। और इसे हम लोग मेंशन करेंगे पार्शियल प्रेशर, इसे हम लोग मेंशन करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे हम लोग लिखते हैं PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन। दैट मींस इन जो भी गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारा आर्टेरियल ब्लड होता है क्योंकि आर्टरीज जो भी हैं वो ऊपर लेकर आती हैं, और ये जो भी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर लास्ट में टिश्यू। इसके बारे में पार्शियल प्रेशर में बताया गया है। इसे अभी मैं टेबल आपको समझाता हूं। एंड इन फिगर दिस द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू सिमिलरली। ये जो भी डाटा हमें बताया गया है इन मिलीमीटर mmHg, मिलीमीटर मरकरी में ये प्रेशर जो भी इन्होंने कैलकुलेट किया है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे गैसेज जो भी होती हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से या फिर हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल की तरफ मूव करती हैं, या फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करती हैं। इस टेबल को एक बार हम समझते हैं क्योंकि ये टेबल जो भी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज, हमारे ह्यूमन बींग के केसेस में या फिर मैमल्स के केसेस में या फिर एनिमल्स के केसेस में किंगडम में जो भी दो मेनली गैसेज होती हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहली होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो भी होती है वो ऑक्सीजन। सो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो 59 है। दैट मींस बहुत ज्यादा हायर है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई में 104 ही है। तो यहां पर जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या फिर इसका जो भी पार्शियल प्रेशर है वो हायर है और यहां पर जो भी है वो लोअर है। तो जब भी सिंपल डिफ्यूजन होगा या फिर जब भी मूवमेंट होगा तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो भी है वो एल्वियोलाई तक जो भी ऑक्सीजन है वो आ जाएगी, क्योंकि यहां पर देखिए आपको इसका पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी 159 लिखा हुआ है और इसका पार्शियल प्रेशर 104 है। दैट सिंपल सोर्स की जो भी है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही एयर जो भी है वो मूवमेंट करेगी। तो अभी हमारी ऑक्सीजन जो भी है वो यहां से यहां आ चुकी होगी, एटमॉस्फेयर से जो भी है वो एल्वियोलाई के अंदर आ चुकी होगी। और जब वो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी तो एल्वियोलाई में उसका पार्शियल प्रेशर होगा 104। इंस्टेड जो भी हमारा ब्लड है जिसे हम लोग आर्टेरियल ब्लड के नाम से भी जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारा नीचे से बॉडी टिश्यू से आ रहा होता है, उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो 40 होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हायर होगा। तो अब वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज आउट कर सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से डिफ्यूजन
ऑक्सीजन मेम्ब्रेन से होते हुए वो जो भी है वो हमारी एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर चली जाएगी, और जब वो ब्लड के अंदर चली जाएगी तो अब ये जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका होगा, और अब इसका पार्शियल प्रेशर जो भी है वो 95 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोअर से हायर हो गया है इंस्टेड। क्यों? क्योंकि वो जब एल्वियोलाई जब वो हमारा एल्वियोलाई 104 दिखा रहा था अपना पार्शियल प्रेशर, जब उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग आर्टेरियल ब्लड के भी नाम से जानते हैं, इस आर्टेरियल ब्लड का जो भी पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वो 40 था। पर एक बार जब उसके अंदर ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चली गई तो उसके अंदर जब डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिमूव हो गई और ऑक्सीजन उस ब्लड में चली गई, तो वो जो भी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, और वो ऑक्सीजनेटेड कन्वर्टेड ब्लड जो भी है वो पार्शियल प्रेशर 95 दिखा रहा होगा। राइट, अब ये जो भी 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो दोबारा बॉडी टिश्यू की तरफ मूव करेगा अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से, और जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से मूव करेगा तो टिश्यू के अंदर जो भी पार्शियल प्रेशर होगा, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40। तो हायर कंसंट्रेशन से या फिर हायर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ ये मूव कर जाएगा, और जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू में चली जाएगी। अब जो भी ऑक्सीजन है जब हमारी टिश्यू में चली जाएगी तो टिश्यू पे जो भी पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो 40 हो चुका होगा। राइट, अभी हम ऑक्सीजन के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे हमारा टिश्यू तक वो मूव किया। सबसे पहले रेस्पिरेटरी गैसेस थे, रेस्पिरेटरी गैसेस में भी मैंने सिर्फ ऑक्सीजन की बात की है। ऑक्सीजन में जो भी एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर था वो 159 था, हायर था एज कंपेयर टू एल्वियोलाई। तो जब एयर जो भी है वो एल्वियोलाई के अंदर आएगी या फिर हमारे लंग्स के अंदर आएगी तो लंग्स में जो भी पार्शियल प्रेशर है वो 104 होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ये मैं ऑलरेडी कई बार आपको बोल चुका हूँ। या फिर हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी। एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर 159 था और एल्वियोलाई पार्शियल प्रेशर जो भी है वो 104 है, तो दैट सिंपल सोच कि एल्वियोलाई पार्शियल प्रेशर जो भी है वो कम है एज कंपेयर टू दी एटमॉस्फेयर। तो एयर जो भी है वो लंग्स के अंदर फिल अप हो जाएगी। एक बार जब एयर जो भी है वो लंग्स के अंदर फिल अप हो जाएगी, ऑक्सीजन रिच एयर जो भी है वो लंग्स के अंदर फिल अप हो जाएगी, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टेरियल ब्लड है, जो हमारी बॉडी टिश्यू से या फिर हमारे लोअर बॉडी से हमारे लंग्स के पास आ रहा है ऑक्सीजनेट होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, उसमें पार्शियल प्रेशर जो भी होता है वो 40 mmHg होता है। और ये 40 mmHg जब सिंपल डिफ्यूजन होगा तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो 95 mmHg होगा। दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा 40 mmHg था जो हमारे लोअर बॉडी या फिर अपर बॉडी से आया था, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा था। अब वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद 95 mmHg हो गया, जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो गया। और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यू, सेल्स और ऑर्गन तक जाएगा, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेशन किया जा सके या फिर ऑक्सीजन का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे डिफ्यूजन किया जा सके, ऑक्सीजन का एक्सचेंज किया जा सके, गैसेस का एक्सचेंज किया जा सके, और वो टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 होता है। दैट सिंपल सोर्स कि यहाँ पर देखिए 95 mmHg से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। कैसे हमारा ऑक्सीजन मूव करता है इसके बारे में बताया गया है। फिर अब हम लोग अगर हम नीचे की बात करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो भी है वो 40 होता है टिश्यू के अंदर। दैट मींस हायर पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो भी है वो कम होता है। और कहां पर ज्यादा होता है? टिश्यू में ज्यादा होता है। तभी तो यहाँ टिश्यू से जो भी है वो मूव करता है। अगर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इसीलिए तो टिश्यू हमारा ऑक्सीजन ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देता है। एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाती है तो वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो भी 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर था अब वो 45 mmHg का हो जाता है। दैट मींस लोअर से हायर की तरफ मूव कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो लोअर से हायर की तरफ मूव ऑन कर जाती है। उसके बाद ये जो भी 40 mmHg जहां पे हायर कंसंट्रेशन था, हायर कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के अंदर ये जो भी है वो 40 mmHg है। तो दैट मींस अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में देखते हैं तो एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो भी है वो लोअर है। इंस्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो भी है वो हायर है। दैट मींस हायर टू लोअर मूव करते हैं हमारी गैसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। अभी एल्वियोलाई में जो भी पार्शियल प्रेशर हो गया है वो 40 mmHg हो गया है, पर एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 mmHg है, वेरी वेरी लो। तो दैट सिंपल सोच कि एल्वियोलाई से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ह्यूमन बॉडी या फिर एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू जो भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस टेक प्लेस होगी। एक बार मैं इसे आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट इसमें कोई भी किसी को भी कंफ्यूजन न रह जाए। अगर किसी का कोई भी पॉइंट
ऑक्सीजन मिस आउट हो गया है। तो देखिए सबसे पहले हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होगी। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो भी है वो 159 है, 159 mmHg है। एल्वियोलाई के अंदर 104 है जो कि लोअर है, हायर से लोअर मूव कर जाएगी। जब ये एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी तो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, वो 40 mmHg होगा। अब जब इसके अंदर जो भी एयर है वो हमारी मूव कर जाएगी, जब इसके अंदर जो भी हमारी ऑक्सीजन मूव कर जाएगी तो इसका कंसंट्रेशन जो भी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जितना बराबर हो जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका होगा। और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका होगा तो उसके अंदर जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो 95 mmHg होगा। ये 95 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से डिफरेंट बॉडी टिश्यू या फिर ऑर्गन के पास जाएगा, ताकि वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सके और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी तो टिश्यू के पास जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 40 mmHg। इंस्टेड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो भी है वो कम होगा। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो 95 mmHg से सर्कुलेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ब्लड गया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू में जाकर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो जाएगा और वहां से जो भी है वो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाएगी। एक बार जब ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन टिश्यू में जो ज्यादा था 45 mmHg, ये 45 mmHg जो भी है वो 40 mmHg में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड, वो कन्वर्ट नहीं होगा एक्चुअली, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड को दे देगा जो कि ऑक्सीजनेटेड था। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 45 mmHg हो जाएगा। जब इसका कंसंट्रेशन 45 mmHg हो जाएगा तो 45 mmHg का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के कंपैरिजन में हायर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो भी हायर कंसंट्रेशन है 45 mmHg, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। एल्वियोलाई से जैसे ही हमारी ब्लड आएगी, एल्वियोलाई के अंदर जैसे ही ब्लड से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से एल्वियोलाई के कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर कम है, हायर टू लोअर मूव करती है। तो यहाँ पे जो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जब मूव करेगी एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर आ जाएगी। इस तरह से सिंपल प्रोसेस की हेल्प से जो भी है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आई है टेबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रिपीट कर भी हमारी इस स्पेसिफिक वीडियो को एक बार बैक कर या फिर रिपीट मोड में भी सुन सकते हैं, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। या फिर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसे एक दो बार भी आप इसे देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं। A concentration is present for the carbon dioxide in the opposite direction। जो भी कंसंट्रेशन होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बोला है कि यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर से इधर मूव कर रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस तरह से मूव नहीं करेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड जब मूव करेगी तो वो टिश्यू मूव करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से फाइनली उसके अंदर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। तो दैट मींस जब भी ऑक्सीजन मूव करती है वो हमारा एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ मूव करती है, पर जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है वो टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ मूव करती है। तो दैट मींस जो भी मूवमेंट होता है दोनों गैसेस का वो अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, वो सिमिलर डायरेक्शंस में मूव नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज फॉर टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, जिसका मतलब होता है कि टिश्यू से जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यू से ब्लड जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दी ऑक्सीजन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, क्यों? जो भी सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 से 25 टाइम्स जो भी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हायर होती है। मींस जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ब्लड के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी है वो पर यूनिट मेम्ब्रेन या फिर पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर पे मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दैट मीन जो गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज होती है वो गैसेस जो भी डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन करती हैं वो ऑक्सीजन होती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो भी होती है वो 20 to 25% जो भी है वो हायर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और वो गैस जो कम डिफ्यूज हो पाती है या फिर जो वो गैस जो कम एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है वो गैस होती है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसकी जो भी है वो 20 to 25% सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में लेस होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। ये जो भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर से मिलकर के बनी हुई है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, जिसमें सबसे पहला आता है द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ऑफ कोर्स ये जो ग्रीन कलर की आपको ये लाइन दिख रही है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसके अंदर एयर इन और एयर आउट दिखाई गई है। दैट मींस जो एयर इन होगी वो हमारी ऑक्सीजन होगी और जो एयर आउट हो रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये जो भी एल्वियोलाई है इसकी जो एक थिन स्क्वैमस मेम्ब्रेन होती है जो कि सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है, एंड द एंडोथीलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज। उसके बाद ये जो भी एंडोथीलियम होती है ये जो कि एल्वियोलर कैपिलरीज, जिसके अंदर ये आपको गोल गोल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक्चुअली आरबीसी को शो कर रहा है। तो ये जो भी एंडोथीलियम होगी एक एल्वियोलर कैपिलरीज की एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ जो भी बेसमेंट सब्सटेंस होगा इन दोनों के बीच में। दैट मींस ये जो भी हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम थी और ये जो भी एंडोथीलियम थी इसके बीच में ये जो भी आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है या फिर येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन 3 मेम्ब्रेन के मिलकर ही जो भी है वो 3 मेजर लेयर बनती हैं जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज। दैट मींस ये जो भी है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये एक तो सपोर्ट करने का काम होता है, दूसरा एंडोथीलियम को ये जो भी है सराउंड कर रखती है इन बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में ही प्रेजेंट होती है। दैट मींस जो भी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो भी है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई और एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज के बीच में प्रेजेंट होती है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाती है। However, its total thickness is much less than a millimeter, जबकि इसकी टोटल थिकनेस जो भी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। जो भी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस जो भी होती है वो बहुत बहुत कम होती है। दैट मीन्स इस टोटल थिकनेस इज मच लेस, इसकी टोटल थिकनेस जो भी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन फॉर एल्वियोलाई टू ऑक्सीजन। इसी वजह से जो भी सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वो जो भी है वो हमारी बॉडी के अंदर फेवरेबल करते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन हो जाए ऑक्सीजन का एल्वियोलाई से टिश्यू के बीच में, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाए टिश्यू से लेकर के एल्वियोलाई के बीच में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी इज फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू। सारे के सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं वो फेवरेबल होते हैं हमारी बॉडी के, ताकि सिंपल डिफ्यूजन हो जाए। कहां से कहां डिफ्यूजन होगा और किस गैस का, अगर ऑक्सीजन का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो वो हमारा एल्वियोलाई से टिश्यू के बीच में होगा। इंस्टेड अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल डिफ्यूजन होगा हमारा टिश्यू से एल्वियोलाई के बीच में। और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल डिफ्यूजन होगा वो हायर साइड होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो 20 to 25% मोर सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पर यूनिट ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो कि मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको समझा रखी है। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो भी होती है वो 3 मेजर लेयर से बनकर बनी होती है। सबसे पहले ये जो भी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये एल्वियोलाई एयर, जिसे हम लोग कहते हैं थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई। दूसरा जो भी होता है वो एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, और उसके बीच में ये येलो कलर की लेयर जो भी देखने को मिल रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि वेरी वेरी थिन होती है, विच इज थिन या फिर लेस देन अ मिलीमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर की रेंज से भी कम होती है। वो जो भी है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो भी हैं वो फेवरेबल होते हैं ताकि एक सिंपल सा डिफ्यूजन बहुत इजीली हो सके। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है नीट लेवल के हेल्प से हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज इज अ पैसिव एक्टिविटी। गैसियस एक्सचेंज जो भी है वो पैसिव एक्टिविटी है। इट इज डन ओनली बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और अगर पैसिव एक्टिविटी है तो इसमें आपको ये बताना है कि पैसिव एक्टिविटीज में एनर्जी टेक प्लेस होती है या नहीं, एनर्जी यूज होती है या नहीं, एटी का कंजम्पशन होता है या नहीं, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है। अगर कोई भी एक्टिविटी पैसिवली हो रही है तो क्या वहां पर हम अपनी बॉडी के एनर्जी को यूज कर रहे हैं या फिर हम एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ऑफ कोर्स मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बता रखी है। अगर डिफ्यूजन प्रेशर हम हर एक गैस की बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर जो भी है वो अलग अलग होता है। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एवरी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। हर एक गैस का जो भी डिफ्यूजन प्रेशर होता है उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन गैसेस मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। ये भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। डिफ्यूजन के टाइम पे जो भी गैसेस होती हैं वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकती हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करती हैं। डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ
द गैसेस। डिफ्यूजन कैपेसिटीज जो भी होती हैं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती हैं कि गैस की सॉलिबिलिटी कितनी ज्यादा है, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप IMP लिख लीजिए। जो भी डिफ्यूजन कैपेसिटी है, कौन सी गैस कितनी तेजी से डिफ्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है वो ज्यादा डिफ्यूज होती है क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी जो भी होती है वो 20 to 25% मोर हायर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं जो भी ऑक्सीजन है वो लोअर डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली 20 to 25% जो भी सॉलिबिलिटी होती है वो कम होती है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी जो भी होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स पे डिपेंड करती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो तीन मेजर मेम्ब्रेन आ रही थी। सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, दूसरा था एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज और तीसरा था हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, उनके बीच में क्या पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड अपॉन, कोई भी डिफ्यूजन कैपेसिटी जो भी होती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैसेस जो भी है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि सॉलिबिलिटी क्या है उस गैस की, मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स की, और पार्शियल प्रेशर क्या है उन दोनों गैसेस का। इसके ऊपर जो भी है वो सब कुछ डिपेंडेंट रहता है और इसी के ऊपर जो भी है वो चीजें डिपेंड रहती हैं कि कैसे और कितनी जल्दी और फिर कितना टाइम लगाकर जो भी है वो डिफ्यूजन होने वाला है या फिर कितनी स्पीड में डिफ्यूजन होने वाला है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो भी है वो जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी जो भी है वो 20 to 25% हायर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो भी डिफ्यूजन होता है बिटवीन एल्वियोलाई टू टिश्यू वो थोड़ा लोअर साइड होता है क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी जो भी होती है वो 20 to 25% लेस होती है एज कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को खत्म करने के बाद हमारा जो भी दूसरा सब टॉपिक या फिर टॉपिक आता है वो हमारा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में या फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है एक गैस को एल्वियोलाई तक के क्या प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग एल्वियोलाई से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को, और टिश्यू से एल्वियोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रांसपोर्ट की जाती है तो कौन सा मीन या फिर कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, कौन सा मोड यूज किया जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। द ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड वो मीडियम है जिसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी इन द ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 97% जो भी ऑक्सीजन है वो आरबीसी जो भी है वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर। एंड द रिमेनिंग 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। और 3% जो रिमेनिंग ऑक्सीजन बच जाती है वो प्लाज्मा के फॉर्म में, नहीं प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व स्टेट में जो भी है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नियरली 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। यहाँ पर देखिए जो भी 97% आरबीसी जो भी है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही थी, इंस्टेड 20 to 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो आरबीसी के थ्रू जो भी है वो ट्रांसपोर्ट होगी। वेयर एज 70% ऑफ द टोटल कैरीड एज ए बाइकार्बोनेट, जबकि 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होती है। एंड रिमेनिंग 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आपने देखा कि जो भी हमारा मीडियम जो भी है वो ट्रांसपोर्ट का वो ब्लड ही है। ब्लड जो भी है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी करा रहा है, पर ऑक्सीजन जो भी है वो 97% जो भी है वो आरबीसी के थ्रू जो भी है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, और रिमेनिंग 3% जो भी है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है 20 to 25% आरबीसी ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, 70% जो भी है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, और रिमेनिंग 7% जो भी है वो डिजॉल्व स्टेट इन द फॉर्म थ्रू डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है। अभी हम पर्टिकुलर गैसेस की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में बताया गया। क्योंकि ऑक्सीजन जो भी है वो मेनली 97% जो भी है वो आरबीसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है, और रिमेनिंग 3% जो भी है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। ऑफकोर्स हम सब जानते हैं हमारा ब्लड जो भी है वो रेड क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो भी है वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होने की वजह से ही ऑक्सीजन जो भी है वो आयरन से ही बाइंड अप करती है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी आरबीसी। जो भी हमारी रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उसमें जो भी है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो भी है वो आयरन को रखता है +2 के स्टेट में। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन एन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो भी है वो उस जो भी हीमोग्लोबिन से इस तरीके से बाइंड होता है, वो एक रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन एन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक बार जब ऑक्सीजन जो भी है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, और वो भी रिवर्सिबल मैनर में, दैट मीन्स वो उसे बाइंड भी हो सकता है और उसे सेपरेट भी हो सकता है, वो रिवर्सिबल मैनर होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन एन रिवर्सिबल मैनर। ऑक्सीजन जो भी है वो रिवर्सिबल मैनर में हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाता है। Each hemoglobin molecule carries a maximum
4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो भी है वो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो भी बाइंडिंग होती है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अभी इन 4 लाइनों में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हमने। सबसे पहला हीमोग्लोबिन है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कि हमारे रेड ब्लड कार्पुसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह बाइंड कर ले जाता है, क्योंकि 97% जो भी ऑक्सीजन है वो हमारा जो भी कैसे मूव कर रहा है वो हमारा आरबीसी या फिर ब्लड के थ्रू ही मूव कर रहा है। रिमेनिंग 3% डिजॉल्व स्टेट में मूव कर रहा है प्लाज्मा के थ्रू। पर जो भी उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है या फिर ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो वो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है, और रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करने की वजह से वो जो भी है वो सेपरेट भी हो सकती है, बाइंड भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइट, और जब वो बाइंड हो जाती है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग। दैट मीन्स कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बाइंडिंग पे इंटरफेयर करते हैं, और वो क्या फैक्टर होते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो भी बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन जो कि प्रोड्यूस करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर से अफेक्टेड होता है? सबसे पहले क्या पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, और कितना टेम्परेचर है, आर दी अदर फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विद दीज बाइंडिंग्स। इन बाइंडिंग्स में 3 मेजर फैक्टर होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द कंसंट्रेशन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PCO2। ओके, कितना परसेंटेज सैचुरेशन हो रहा है? अगर हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन को PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट बाइंड करते हैं तो हमें कुछ सिग्मोइड कर्व, एक एस तरीके का, लाइक दिस, इस तरीके का सिग्मोइड कर्व हमें देखने को मिलता है। और ये जो भी सिग्मोइड कर्व है ये जो भी ऑक्सीजनेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। अभी हम आगे देखते हैं कि ये सिग्मोइड कर्व भी कैसा होता है एक्चुअली, मैं इसे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और ये जो भी कर्व है इसे हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जानते हैं। दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व का पूरा नाम जो भी है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन में, कि कैसे जो भी है वो रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और उसके बाद जो भी अपनी साइट पर पहुंचकर हीमोग्लोबिन को छोड़कर टिश्यू में डिफ्यूज हो जाती है। और ये जो भी कर्व है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो भी कर्व है, ये जो भी सिग्मोइडल कर्व बनता है, जो भी हम लोग कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और परसेंटेज सैचुरेशन के ऑन द बेसिस पे जो बनाते हैं वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, एंड इज हाईली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक। और ये जो भी है वो हाईली यूजफुल है इन फैक्टर्स की स्टडी करने का, क्योंकि जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो भी बाइंडिंग था वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, और वो फैक्टर थे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और साथ ही साथ टेम्परेचर। तो इन फैक्टर्स की स्टडी करने के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी ये जो भी है हमें हेल्प करता है। तो फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एक्सेट्रा, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन होना चाहिए। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, क्या इन फैक्टर्स के होने की वजह से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो गया, या फिर साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो गया है तो कितनी बाइंडिंग होगी, किस तरह से बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग एफिशिएंटली होगी भी कि नहीं होगी, या फिर कौन से अदर फैक्टर्स हैं हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर डिजीज को डिटेक्ट करने में भी ये जो भी सिग्मोइडल कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये जो भी सिग्मोइडल कर्व है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो भी हैं वो अपना इफेक्ट डालेंगे, इस सिग्मोइडल कर्व के थ्रू हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। इन एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हायर पार्शियल प्रेशर, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो भी है वो ज़्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो लोअर होता है, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते हैं और लो टेम्परेचर होता है। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। दैट मीन्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फेवरेबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए? सबसे पहला हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, H+ आयन का कंसंट्रेशन लेस होना और लो बॉडी टेम्परेचर होना, ये 4 फैक्टर होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में फेवर करते हैं। और वो फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो भी है लोअर होना चाहिए। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर एज इन टिश्यू, जबकि अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हायर H+ आयन होता है, और टेम्परेचर भी जो भी है वो हायर होता है। टेम्परेचर एग्जिस्ट द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं वो सारे सारे फेवर करते हैं कि जो भी है वो डिसोसिएशन हो जाए ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन जो भी है वो टिश्यू के अंदर मूव कर जाए, बिकॉज ऑक्सीजन जो भी है वो परमानेंटली तो बाइंड नहीं करती हीमोग्लोबिन से, वो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है, और जब रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है तो वो बाइंड भी हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे फॉर्म होता है, वो एल्वियोलाई में फॉर्म होता है, और वहाँ पे सारे जो भी फैक्टर्स उसे फेवर करते हैं वो होता है हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ, नो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस कंसंट्रेशन लोअर और टेम्परेचर भी लोअर। इंस्टेड जब हम वो टिश्यू की तरफ मूव करते हैं, ऑक्सीजन मूव कर कर जाती है, ट्रांसपोर्ट होकर जाती है, और वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के लिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो भी है वो वहाँ पर लोअर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हायर होता है, टेम्परेचर हायर होता है, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी टिश्यू के अंदर जो भी है वो कंपैरेटिवली हायर होता है एल्वियोलाई से। तो ये सारे के सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो फेवर करते हैं कि डिसोसिएशन हो जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाए और ऑक्सीजन जो भी है वो अलग हो जाए, जो कि टिश्यू के अंदर डिफ्यूज हो जाए। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंडेड विद द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड इन द टिश्यू सरफेस। इससे हमें ये क्लियर पता चल जाता है कि जो भी हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ पर बाइंड हो रहा है, वो हमारा लंग सरफेस में बाइंड हो रहा है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट द ऑक्सीजन गेट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस, दैट मीन्स वो एल्वियोलाई सरफेस पे बाइंड होता है, और कहाँ पर टूट जाता है या फिर कहाँ पर डिसोसिएट होता है, वो हमारे टिश्यू में जाकर के वो टूट जाता है या फिर डिसोसिएट होता है। क्यों? ऑक्सीजन में इसलिए बाइंड होता है क्योंकि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो ज़्यादा, सॉरी ऑक्सीजन जो भी है वो ज़्यादा होती है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो वो बाइंड करके ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो टिश्यू में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जब टिश्यू में जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो मूव कर कर हमारे टिश्यू के अंदर चली जाती है। Every 100 milliliter of oxygenated blood can deliver very very important line। हर एक 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, एक अगर हम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यू तक डिलीवर कर देता है अंडर अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ऊपर से ऑक्सीजनेट होकर हमारे लंग से ऑक्सीजनेट होकर नीचे आ रहा है तो वो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को जो भी है वो टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन? एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू या फिर सेल्स अंडर अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अभी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कितना जो भी ब्लड है वो एक मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो भी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इतने पे ओवर नहीं होता, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली क्वेश्चंस आया हुआ है, और उन पॉइंट्स को हम एक बार पढ़ते हैं। एज मच ऑक्सीजन, ये जो भी है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ही पार्ट है। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये सब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। एज मच ऑक्सीजन कम इन द ब्लड, जैसे जैसे ऑक्सीजन जो भी है वो ब्लड में आती है फ्रॉम एयर, 3% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझाई हुई है, 3% जो भी है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है और 97% जो भी है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के थ्रू विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ऑक्सीजन जो भी है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाती है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो भी है वो 4 ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ईच यूनिट हैज़ 1 आयरन, हर एक यूनिट के पास जो भी है वो एक आयरन होता है जो कि +2 स्टेट में होता है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी द मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हर एक जो भी मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, अगर हम यहाँ पे ग्राम्स में आते हैं, मिलीलीटर की बात नहीं करते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो भी है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बट 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो भी है वो कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ये बात आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको बोल दी कि कितनी मिलीलीटर ऑफ गैस ऑक्सीजन जो भी है वो 100 ग्राम जो भी हीमोग्लोबिन था, जो भी ब्लड था वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो भी है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन नॉर्मली 50 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो दैट मीन्स 100 अगर हम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। सो द 100 मिलीलीटर ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी 100 मिलीलीटर ब्लड है वो कितना ट्रांसपोर्ट करता है, 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इन अ कंडक्टिंग साइकिल ब्लड गिव इट्स 25% ऑक्सीजन टू टिश्यू। एक कंडक्टिंग साइकिल के अंदर जो भी ब्लड होता है वो अपनी 25% ऑक्सीजन जो भी है वो टिश्यू को दे देता है। सो बाकी रिमेनिंग 75% जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड में ही इंटैक्ट रह जाती है। जब भी कंडक्टिंग साइकिल होती है, जब भी ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का एल्वियोलाई से लेकर के टिश्यू के बीच में, जब भी ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई से लेकर के टिश्यू के बीच में,
सो एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर एक 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है वो अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ही ट्रांसपोर्ट कर पाता है। चलिए, मैंने आपके क्वेश्चन को जो अभी पूछा मैंने उसका आंसर भी मैंने इसमें कर दिया है, राइट। जो क्योंकि 25% ही ट्रांसपोर्ट होता है, रिमेनिंग 75% जो भी है वो इंटैक्ट रह जाता है। यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो भी है वो अप्रॉक्स 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बट 25% ही ऑक्सीजन जो भी है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है और कंडक्टिंग साइकिल में रिमेनिंग जो भी है वो ब्लड में ही रह जाती है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो भी है वो सिर्फ 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो भी है वो कभी भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करती, पर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो उसे ऑक्सीडाइज कर देती है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। जब भी यहाँ पे जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जाकर अटैच होता है, तो वो प्रोसेस जो भी है वो ऑक्सीजनेशन के अंदर आती है। द वैलेंसी ऑफ द आयरन इज +2 इन द हीमोग्लोबिन। ऑफकोर्स मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बोली हुई है कि जो भी वैलेंसी होती है आयरन की वो +2 स्टेट में होती है या फिर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी हीमोग्लोबिन, जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सम गैसेस फॉर एग्जांपल ओजोन ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। कुछ गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन तो कभी भी उसे ऑक्सीडाइज नहीं करती, पर कुछ गैसेस होती हैं फॉर एग्जांपल ओजोन, जिसे हम लोग O3 के नाम से जानते हैं, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देती है। दिस ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज मीथेमोग्लोबिन। ये जो भी ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन है वो मीथेमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। और दिस काइंड ऑफ गैसेज आर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। इस तरीके की गैसेज जो भी हैं वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ऑक्सीजन है वो कभी भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करती, पर कुछ गैसेज जो भी होती हैं वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल O3, और उसे हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। और वो गैसेस और वो जो भी ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन होता है उसे हम लोग मीथेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और वो गैसेस जो हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करती हैं, वो गैसेस जो भी हैं वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स के अंदर आती हैं। एट दैट टाइम, इस समय तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज अप टू द टिश्यू टू डिसोसिएट। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो भी है वो टिश्यू तो रीच करता है, वो वहाँ पर जाकर डिसोसिएट हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। क्योंकि मैंने कई बार बोला हुआ है, ऑक्सीजन जो भी है वो रिवर्सिबल मैनर में हीमोग्लोबिन से ज्वाइन होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाती है। जैसे हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीच होता है टिश्यू के पास, वो वहाँ पर डिसोसिएट होता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, विच इज गोज इन टू द टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, जो कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर चली जाती है ब्लड से। इन प्लेस ऑफ इट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड कम इन टू द ब्लड। उसकी जगह पे जैसे ही ऑक्सीजन जो भी है वो मूव ऑन करके, जैसे ही ऑक्सीजन मूव ऑन करके टिश्यू फ्लूइड में जाती है, तो उसकी जगह पर जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी है आ जाती है ब्लड के अंदर। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज जब भी होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, उसे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो डन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये जो भी है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। अभी तक हम लोगों ने कैसे ट्रांसपोर्ट होता है या फिर कैसे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है इसके बारे में अभी पढ़ लिया। अब हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिफ्ट ऑफ लेफ्ट, कब हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये जो भी है जो आपको ये कर्व है, कब हमारा ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और कब ये हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होता है, इसके बारे में इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में समझाया गया है। द शिफ्ट टू लेफ्ट, कब हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। इट मीन्स दैट इंक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। जब भी हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो वो ये सोव करता है कि जो भी एफिनिटी है, जो भी क्षमता है या फिर जो भी उसे कंबाइन करने की कैपेसिटी है, वो जो भी है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में इंक्रीज हो गई है। और अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो दैट मीन्स एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स वो जो भी है एफिनिटी डिक्रीज हो गई है और जो भी है वो ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो कि सिग्मोइडल कर्व था, जो कि हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सैचुरेशन के बीच में प्लॉट कर रहे थे, जो कि एस शेप कर्व्ड आ रहा था, अगर ये जो भी है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है तो दैट सिंपल मीन्स कि जो भी है जो एफिनिटी होती है एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो इंक्रीज कर गई है, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो भी है वो फेवरेबल कंडीशन है। या फिर इंस्टेड अगर ये राइट की तरफ मूव कर गया है तो जो भी हमारी एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड, एफिनिटी है ऑक्सीजन, सॉरी क्या हो रहा है, जो भी एफिनिटी है ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज कर गई है, या फिर अब हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो भी फॉर्म्ड हुआ था वो अब डिसोसिएट होने वाला है। दैट मीन्स ऑक्सीजन सेपरेट होने वाली है और हीमोग्लोबिन जो भी है वो अलग होने वाला है। इन टिश्यू द फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल। टिश्यू के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं फेवरेबल होती हैं जो कि ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने में
हेल्प करती हैं, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो भी रिवर्सिबल मैनर में अटैच्ड होता है, और जब वो डिसोसिएट होता है तो ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है, हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाता है। जब ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है तो वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर चली जाती है, और टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो ब्लड के अंदर आ जाती है, और इसी को तो हम इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे कैसे जो भी है वो डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं। इन टिश्यू फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कुछ कंडीशन है जो कि फेवर करती हैं, जो कि डिसोसिएशन हो जाए टिश्यू के अंदर, डिसोसिएशन हो जाए हमारा ब्लड के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन अलग हो जाए और हीमोग्लोबिन अलग हो जाए। सबसे पहला जो भी होता है वो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि जो उसकी कंडीशंस होती हैं, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हायर H+ कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर एंड लोअर pH। ये पॉइंट जो भी है वो एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है। बाकी ये 4 पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर वाले पैसेज में समझा ही चुका हूँ। इन दी एल्वियोलाई, हायर एल्वियोलाई के अंदर, इन द एल्वियोलाई हायर PO2। एल्वियोलाई के अंदर जो भी हमने ये चीज़ भी ऑलरेडी आपको समझा दी है, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो कम होता है, और वहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन जो भी है वो लोअर होता है, टेम्परेचर लोअर होता है, और pH वहाँ पर दैट मीन्स ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे pH लोअर है, क्योंकि वहाँ एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, वो जो भी है वो कंडीशन फेवर करती है। इन स्टेट टिश्यू के अंदर ऐसी कंडीशंस आती हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने में हेल्प करती हैं, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन को निकाला जा सके। इन एल्वियोलाई हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारे के सारे जो भी फैक्टर्स दे के रखे हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग हायर pH भी मेंशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो भी फैक्टर्स दे के रखे हुए हैं, ये सारे फैक्टर जो भी हैं वो फेवर करते हैं ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो हमारा एल्वियोलाई के अंदर। पर ये सारे के सारे जो भी फैक्टर हैं वो ये फेवर करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो टिश्यू के अंदर, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन निकाली जाए, और वो फैक्टर्स होते हैं लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हायर H+ आयन, हायर टेम्परेचर एंड लोअर pH। एक बार मैं फिर से इसे बोल देता हूं, जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर। जो भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ये सिग्मोइडल कर्व होता है। ये सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पे जो भी है वो प्लॉट किया जाता है। जब भी हमारा ये कर्व जो भी है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है या फिर राइट की तरफ शिफ्ट होता है, तो वो डिफरेंट को शो डिफरेंट चीज़ों को शो करता है। दैट मीन डिफरेंट रिजल्ट्स को बताता है। जब भी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को वो इंक्रीज कर देता है। इन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है, और जब भी वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो वो जो भी है वो एफिनिटी को डिक्रीज कर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मे बी इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। जब भी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो वो एफिनिटी को ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की इंक्रीज होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और जब भी राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो एफिनिटी डिक्रीज होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो भी है वो रिड्यूस हो जाता है। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गोल्डन पॉइंट्स के नाम से मैंने इसे लिखा हुआ है। एक बार इसे आप देख लीजिए क्योंकि ये पहले आ चुके हैं। P50 वैल्यू क्या होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। मतलब वो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमारा ऑक्सीजन जो भी है वो हीमोग्लोबिन जो भी है वो ऑक्सीजन के साथ 50% सैचुरेट हो चुका है, उसे हम लोग P50 की वैल्यू के नाम से जानते हैं। P50 वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हीमोग्लोबिन जो भी है ऑक्सीजन के साथ 50% सैचुरेटेड हो जाता है। हायर द P50 वैल्यू लोअर इज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, P50 वैल्यू की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एफिनिटी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन के अंदर उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट है ही, तो फिर अब वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रख करके करेगा क्या? दैट सिंपल मीन्स कि हायर द P50 वैल्यू, जितनी ज़्यादा P50 वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा हमारा हीमोग्लोबिन का P50 सैचुरेशन ज़्यादा होगा, उतनी ही एफिनिटी कम होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, और उतना ही कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। अराइज इन PCO2 H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ P50। अगर PCO2 की वैल्यू जो भी ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है, H+ आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो P50 वैल्यू भी इंक्रीज करेगी ही करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, P50 वैल्यू क्या होती है? जब हीमोग्लोबिन जो भी है वो 50% जो भी है वो सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से, उसे P50 वैल्यू कहते हैं। और अगर P50 वैल्यू हीमोग्लोबिन की ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीजन के साथ जो भी डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाता है, एफिनिटी जो भी है वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स एफिनिटी नहीं होती, ऑक्सीजन जल्दी से जाकर के उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है बोहर इफेक्ट। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट।
इफेक्ट। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि बोहर इफेक्ट डिसोसिएशन कब होता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, क्योंकि टिश्यू के पास जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो भी है वो कम होता है। इसीलिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो भी ऊपर से एल्वियोलाई से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो टिश्यू के पास डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड हुआ है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फ्री कर सके और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो सके। तो जो डिसोसिएशन की प्रोसेस होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर होने की वजह से, उसी को हम लोग बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द बोहर इफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू द हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द टिश्यू इज कॉल्ड एज बोहर इफेक्ट। During heavy exercises 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड डिलीवर 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन टू द मसल्स। क्योंकि अगर हम लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर हमने बात की थी तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो भी है वो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ही डिलीवर कर रहा था। पर वहाँ पे उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन की थी, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात हो रही थी। पर अगर हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर हम लोग कोई भी बहुत ही फिजिकल लेबर कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई एथलीट है, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होगा वो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? वो 50 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा हमारे किसको? टिश्यू को या फिर हमारे मसल्स को। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड डिलीवर 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, राइट। अगर अभी आपको ये बताना है कि हमारे 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, कमेंट में लिख करके देना है, राइट। आप सभी को लिखना है, जो भी मेरे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं या फिर जो भी बच्चे हमारे रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप सबको ये चीज़ कमेंट में लिखकर बतानी है कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन जो भी है वो मौजूद होता है। ये आपका होमवर्क है और ये आप सभी को बताना ही है मुझे। दूसरा, हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप टू ऑक्सीजन बियॉन्ड द सैचुरेशन लेवल ऑफ 97%। हीमोग्लोबिन जो भी है, जैसे मैंने आपको बोला, हीमोग्लोबिन जो भी है वो सैचुरेशन लेवल से ऊपर ऑक्सीजन को लेकर नहीं जा सकता। और वो जो भी सैचुरेशन लेवल होता है वो कितना होता है हमारा? 97%। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ, जो भी हीमोग्लोबिन है वो 97% ऑक्सीजन को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराता है और रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन जो भी है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट के थ्रू जो भी है वो इधर से उधर मूव करती है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप टू ऑक्सीजन बियॉन्ड द सैचुरेशन लेवल ऑफ 97%। हीमोग्लोबिन जो भी है 97% तक ही सैचुरेट हो सकता है, 100% सैचुरेशन नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर वो 50% सैचुरेट हो गया तो उसे हम लोग P50 वैल्यू के नाम से जानते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब P50 वैल्यू क्या होती है, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में डिफाइन करना है बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करना भी है। हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप टू, मैं बाई बार रिपीट कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन जो भी है वो ऑक्सीजन को 70% से ऊपर का सैचुरेशन नहीं दिखा सकता। हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन बियॉन्ड द सैचुरेशन लेवल ऑफ 97%। 97% से ऊपर का सैचुरेशन जो भी है वो हीमोग्लोबिन शो नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको कई बार समझा चुका हूँ। आई होप ये जो भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व है और इस इंपॉर्टेंट कर्व से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए, प्लीज़ एक बार अगर आप अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट्स बना रहे हैं तो उस पर हाईलाइट कर लीजिएगा, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी बुक या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक लेकर के चल रहे हो उस रेफरेंस बुक में इसे मेंशन कर लीजिएगा और उसे कई बार रिवाइज और मार्कअप करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई क्लासेस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी क्लासेस को लाइक करें। थैंक यू।